ओके, लेट्स स्टार्ट विथ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रेस्पिरेशन टर्म का मतलब क्या है, क्योंकि ये हम 9-10 से पढ़ते हैं बट ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है। तो पहले ये समझते हैं रेस्पिरेशन क्या होती है। तो होता क्या है कि जो प्लांट्स होती है ना, अर्थ की बेसिस है। तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये बनाती क्या है, हमारे लिए फूड बनाती है। अब ये जो फूड है, इसका होता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, और वहां से निकलती है एनर्जी। ये एक बहुत ब्रीफ चीज है, लेकिन मैं आपको पहले एक दो कहानी सुनाती हूँ। स्टोरी नंबर 1 क्या क्या कहता है कि जब भी हम सांस लेते हैं, दैट वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन प्रीडोमिनेंटली। ठीक है, ऑक्सीजन ब्रीथ इन किया, वो ऑक्सीजन हमारी लंग्स में जाती है, एंड लंग्स में जाने के बाद ब्लड स्ट्रीम में जाती है। ब्लड स्ट्रीम में जाती है, फिर वो ब्लड स्ट्रीम से हमारी बॉडी के हर सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप क्या करना है कि एक सेल है, एक सेल है, और उस ये सेल है, और सेल के अंदर क्या पहुंच गई, ऑक्सीजन। ये थी हमारी कहानी नंबर 1। अब हम देखते हैं स्टोरी नंबर 2 क्या कहती है। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह नाश्ते में आपने कोई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाया, ठीक है। उसका जब डाइजेशन होगा ना, उस डाइजेशन से वहां पे मतलब कि ऐसा होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो, उसका हाइड्रोलाइसिस हुआ। हाइड्रोलाइसिस से आपके पास क्या बनती है, आपके पास बनती है ग्लूकोज। आपके पास बनती है ग्लूकोज, ठीक है, आपके पास क्या बन रही है, ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है, इसका इसका इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन हो गया। इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन हो गया, आपके ब्लड स्ट्रीम में गई, और ये ग्लूकोज भी ब्लड स्ट्रीम से आपके सेल में जाती है। ये ब्लड स्ट्रीम से आपके सेल में जाती है। तो कहानी नंबर 2 ये कहता है कि आपके सेल के पास अब ग्लूकोज भी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या मतलब हुआ, कहानी नंबर 1 और कहानी नंबर 2 से आपने क्या देखा कि आपके सेल के पास, हर एक सेल के पास ऑक्सीजन भी गई और ग्लूकोज भी। क्या अब यहाँ पे एक मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्लूकोज यहाँ गई है और ये जो ऑक्सीजन यहाँ पहुंचा है, इन दोनों के प्रेजेंस में एक रिएक्शन हो जाती है। मतलब ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है, इस पर ये ऑक्सीजन आतंक फैलाएगी। ठीक है, मतलब ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन ना ग्लूकोज को तोड़ेगी, वॉर हो जाएगा यहाँ पे। ये ग्लूकोज इसका ब्रेक डाउन करेगी। जब ग्लूकोज का होता है ब्रेकडाउन, तो यहाँ से आपको दो चीजें मिलेंगी। एक हो जाएगा CO2, एक हो जाएगा CO2, और दूसरी होगी एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ पे ये मतलब होता है कि आप जो भी खाना खाते हो, एनर्जी के लिए खाते हो। आप जो भी खाना खाते हो, आप एनर्जी के लिए खाते हो। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, रेस्पिरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपने जो भी खाया, वो आपकी बॉडी में गई, आपके सेल्स में गए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और आपको मिलती है एनर्जी। ठीक है, खाना कहाँ से है, वो तो आपने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी देखा। खाना जो आपको मिलता है वो मिलता है प्लांट से, दैट इज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस। ठीक है, तो ये मतलब था बेसिक कि आपका रेस्पिरेशन क्या होता है। अब थोड़ा आगे देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे दो टर्म समझाऊंगी, दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, सॉरी, दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये है, कि आपके पास एनर्जी है। आपके पास एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी के दो फॉर्म्स होते हैं, एनर्जी के टोटल दो फॉर्म्स होते हैं। अगर आप देखोगे तो पहला क्या है, एटीपी। दूसरा होता है एनएडी, एनएडीएच और एफएडीएच2। ठीक है, ये आपके एनर्जी के दो फॉर्म्स हैं। अब यहाँ पे ऐसा हुआ, समझो ये चीज कि एनर्जी के दो फॉर्म्स हैं। ये जो एटीपी है, इसको हम ऐसा बोलते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये NADH और FADH2 हमारे पास इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब समझाती हूँ मैं आपको अभी। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपको एक न्यू ड्रेस चाहिए। ठीक है, आपने मम्मी के पास गए, आपने बोला कि मम्मी मुझे पैसे दे दो, मुझे नई ड्रेस लेनी है। ठीक है, तो मम्मी ने आपको क्या किया कि मम्मी ने आपको दिया कैश। मम्मी ने आपको दिया कैश, जाओ बेटे कैश से ड्रेस लेके आओ। बच्चे, ये जो कैश है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्म ऑफ मनी है। मतलब कि आपको डायरेक्ट ऐसा पैसा मिला जिसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल करके आप ड्रेस ले सकते हो। वही एटीपी होता है। जब एटीपी आपको मिलती है, तो ये एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो कि डायरेक्ट है। इसमें आप अब कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करो, बस एटीपी के ब्रेकडाउन से आपको एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन ये जो NADH और FADH2 होती है, ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसका भी ऐसा है कि अगर आप अपनी मम्मी के पास जाते हो,
अब ड्रेस नहीं, अब मान लो कि आपको फीस भरनी है, ठीक है, अब आपको फीस भरनी है अपने कॉलेज की। तो आपकी मम्मी से आपने बोला कि मम्मी मुझे पैसे दे दो, पापा मुझे पैसे दे दो, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है। ओके, यहाँ भी ऐसा क्या होता है कि आप कॉलेज की फीस कैश में तो भरोगे नहीं, आप या तो यूज करोगे चेक, या तो आप यूज करोगे चेक, या तो डीडी, चेक या डीडी। ये चेक और डीडी कैश नहीं है, ये कैश नहीं है, ये उसके इनडायरेक्ट फॉर्म है। इसके अंदर कैश छिपा है, इसके अंदर कैश छिपा है। वैसे ही NaDH और FeDH2 इन दोनों के पास एटीपी हिडन है, एटीपी हिडन है, ये एटीपी हिडन है। इसके पास एटीपी हिडन मतलब है कि इसके पास एनर्जी है, बट ये एनर्जी हिडन फॉर्म में है, ये आपको दिख नहीं रही है, ठीक है। तो ये दिखेगी कहाँ से, मैं आपको आगे समझाऊंगी। ये जो NaDH और FeDH2 है, एटीपी कहाँ बनाता है, ये जाके ETC में बनाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। आपको ये एंड में बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट नंबर 1 थी कि आपको ये समझ में आए कि एटीपी के सॉरी एनर्जी के कितने फॉर्म्स होते हैं और वो क्या क्या होते हैं। दूसरी बात समझाती हूँ। जैसे कि आपके पास एक सबस्ट्रेट है, आपके पास एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, ध्यान से समझना है, यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। सबस्ट्रेट है, ठीक है, इस सबस्ट्रेट से निकलता है फॉस्फोरस, इस सबस्ट्रेट से निकलता है फॉस्फोरस, और यहाँ पे बैठे हैं एक हमारे गुरुदेव जिसको हम बोलते हैं ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। ये क्या करता है, ये इस फॉस्फेट को ले लेता है, ये इस फॉस्फेट को ले लेता है। तो अब एक बात बताओ, डाइफॉस्फेट, इसके पास 2 फॉस्फोरस थे, इसने एक फॉस्फोरस लिया, तो अब इसने क्या बना दिया, एटीपी, दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट ने फॉस्फोरस निकाला, फॉस्फोरस निकालने के बाद उसको एटीपी ने ले लिया, वहां से बनता है एटीपी, एटीपी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझना है यहाँ पे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सबस्ट्रेट के लेवल पे, सबस्ट्रेट के लेवल पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, दैट मींस एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। आप देखो यहाँ पे एडीपी में फॉस्फोरस का एडिशन हो रहा है, एटीपी बन रही है, दैट मीन्स आपको इस लेवल पे जब सबस्ट्रेट फॉस्फोरस निकाले तब आपको जब एटीपी मिले, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके, तो ये एक आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, क्योंकि मैं अभी ये SLP सबस्ट्रेट लेवल को लेवल फॉस्फोराइलेशन को शॉर्ट में SLP बोलते हैं, तो मैं आगे अगर ये यूज करूंगी तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। फिर एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसका मैं अभी इस्तेमाल करूंगी ETC में, ठीक है। ओके, अब क्या होता है ये, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आपके पास NaDH है और FeDH2 है, ठीक है। इनके पास क्या है, एटीपी हिडन है, इनके पास क्या है, एटीपी हिडन है। ये एटीपी कब निकालते हैं, ये एटीपी निकालते हैं ETC चेन, ETC में, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो NaDH और FeDH2 है, NaDH और FeDH2 है, ये ऑक्सीजन महाजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन करती है किसका, एडीपी का, और बनाती है एटीपी, ठीक है। जब भी आप देखो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपको फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, दैट मींस एडिशन ऑफ फॉस्फोरस, तो ये होता है एटीपी। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ये तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव बोल रहे हैं। एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन जो आपने फोटोसिंथेसिस में आप देखते हैं, लाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। वो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है, बस मैं अभी उसको यहाँ पे लिख के डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ। लाइट के प्रेजेंस में अगर हो रहा है एडिशन ऑफ फॉस्फोरस, एनर्जी एनर्जी रिलीज करवानी है, दैट इज आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम मेन आते हैं कि हम ग्लूकोज से एनर्जी कैसे बनाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज से एनर्जी कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं एक बार थोड़ा सा इसमें। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, आप एक चीज ध्यान रखना, आप नंबर ऑफ कार्बन जरूर काउंट करना, वो आपको हेल्प करता है ये पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कार्बन अगर आप काउंट करते हो तो आपको ये चीज समझ में आती है कि रेस्पिरेशन में कितने कार्बन का लॉस हो रहा है, कितने O2 का यूज हो रहा है, वो चीज समझ में आती है। पहले एक फॉर्मूला लिखती हूँ मैं, ग्लूकोज प्लस 6O2 विल गिव यू 6CO2 प्लस एनर्जी प्लस H2O। ये मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है।
ग्लूकोज है, आपने ग्लूकोज लिया, ठीक है, आपके बॉडी में ग्लूकोज आया, सेल में ग्लूकोज आया, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 6O2 यू नीड, यहाँ से 6CO2 बनती है, ये समझना है। यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। अगर ग्लूकोज को कंप्लीटली तोड़ना है, ग्लूकोज को अगर कंप्लीटली तोड़ना है तो इस 6 के 6 कार्बन को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। ग्लूकोज को अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन, ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन करवानी है तो आपको 6 के 6 कार्बन उसको बाहर निकालने पड़ेंगे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 6CO2। तो ये होता है रेस्पिरेशन का एक बेसिक फॉर्मूला, जो आपको ये समझाता है कि आप अगर ग्लूकोज को तोड़ते हो तो आपको 6CO2 मिलती है, एनर्जी मिलती है और अष्टमा मिलती है। मैं आपको यहाँ बता दूँ, एनर्जी आपके पास 38 ATP मिलती है, 38 to 36 होती है अकॉर्डिंग टू NCERT, दैट इज 38, ठीक है। 38 to 36 ATP आपको मिलती है अकॉर्डिंग टू NCERT, 38 आपको याद रखना है, और आपको एनर्जी के फॉर्म में 38 ATP मिलती है। थोड़ा डिटेल में जाते हैं, अब रेस्पिरेशन थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे कि ये आपका सेल है, ठीक है, इस सेल के पास है ग्लूकोज, सेल के पास है ग्लूकोज, ध्यान रखना सेल के पास है ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है, ये जब सेल में एंटर कर रही थी तो ये साइटोप्लाज्म में बैठी है। इस साइटोप्लाज्म तो सेल का मेन एरिना है ना, तो उसके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो हम साइटोप्लाज्म में चलाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज चल रहा है, एक मेटाबॉलिक पाथवे होती है जिसमें 10 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, 10 स्टेप्स की मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि कहाँ चल रही है, साइटोप्लाज्म में चल रही है। ये याद रखना है कि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो चुका है, 10 स्टेप रिएक्शन है, साइटोप्लाज्म में चल रही है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। सुनना ध्यान से, ग्लाइको मतलब होता है शुगर, लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक है, दैट इज ब्रेकडाउन, शुगर का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज, ग्लूकोज इज शुगर, उसका ब्रेकडाउन 10 स्टेप रिएक्शन है, साइटोप्लाज्म में चल रही है। इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोल सकते हैं, ठीक है, ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे ये बोला जाता है। ओके, तो ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ। पायरुवेट बनता है, पायरुवेट इज द एंड प्रोडक्ट, पायरुवेट इज एंड प्रोडक्ट। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला देखोगे तो C6H12O6, टोटल 6 कार्बन है आपके पास, टोटल 6 कार्बन है आपके पास। पायरुवेट एक ऐसी मॉलिक्यूल है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन गया कहाँ? सबसे बेसिक सवाल, 3 कार्बन गया कहाँ? तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप सोचोगे तो आप बोलोगे कि यहाँ पे हुआ क्या कि 6 कार्बन थे, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का पक्का लॉस हुआ होगा इन द फॉर्म ऑफ CO2, पक्का ये हुआ होगा। लेकिन नहीं, ये पूरी की पूरी बात ही गलत है, पूरी की पूरी बात गलत है। यहाँ पे जो पायरुवेट है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, दैट इज 2 × 3, टोटल तो 6 कार्बन आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक भी कार्बन का लॉस यहाँ पे नहीं होता है, एक भी कार्बन का लॉस नहीं होता है। अब ये जो एक भी कार्बन का लॉस नहीं हुआ है, ये आपको क्या बताना चाहता है? ये बता रहा है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है। यहाँ पे अगर एक भी कार्बन लॉस हुआ नहीं, एक भी कार्बन का लॉस हुआ नहीं, तो इनकम्प्लीट हुआ ना, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ ना, इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, या पार्शियल ब्रेकडाउन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है? साइटोप्लाज्म में। ये प्रोसेस 10 स्टेप का होता है, साइटोप्लाज्म में चलता है, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। CO2 रिलीज नहीं होता है, CO2 एक भी लॉस नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पे अगर CO2 का लॉस नहीं हो रहा, अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है सेल के पास, तो मैंने आपको बताया था ग्लूकोज भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट समझो, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस है, आप देख रहे हो कि उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कह सकते हो ग्लाइकोलाइसिस इज द ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस, बोल सकते हैं ना। ग्लाइकोलाइसिस अगर डिपेंड ही नहीं कर रहा ऑक्सीजन पे, तो सिंपल सी बात है, ग्लाइकोलाइसिस इज द ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक है। इसका मतलब ये भी हुआ कि आपके पास अगर दुनिया में कोई भी सेल है, कोई भी सेल, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, या फिर कोई भी सेल है, उसमें अगर ऑक्सीजन है या नहीं है,
ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ग्लाइकोलाइसिस तो चलेगी क्योंकि ऑक्सीजन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है। आपका प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, कुछ मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में चलनी है वो चलेगी क्योंकि ऑक्सीजन उसको नहीं चाहिए। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस चल चुकी, पायरूवेट बन चुका, साइटोप्लाज्म बन चुका। अब पायरूवेट का क्या होता है, पायरूवेट कैसे देखा जाए, तो हम फेट भी पढ़ते हैं, पायरूवेट का फेट भी पढ़ते हैं। पायरूवेट का फेट ऐसे आप देखोगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यूकैरियोटिक सेल्स में आप पढ़ते हो, प्लांट्स और एनिमल्स में, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में आप प्रोकैरियोट में पढ़ते हो। ठीक है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो आपका इथेनॉलिक फर्मेंटेशन हो जाएगा, अल्कोहल दारू बनती है उससे। उसके बाद आप देखोगे अगर आप यूकैरियोट्स में पढ़ते हो तो मैं आपको यूकैरियोट्स वाला पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। अब बना क्या यहाँ पे आपके पास, पायरूवेट। ठीक है, आपके पास क्या प्रेजेंस है, प्रेजेंट। अच्छा, एक एक चीज मैं भूल गई यहाँ पे, जब आप देखते हो ग्लूकोज, ठीक है, आप देखते हो ग्लूकोज, पायरूवेट बना रहे हैं जब, ठीक है, पायरूवेट बना रहे हैं जब, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको 2 ATP और 2 NADH, एनर्जी फॉर्म में बताना भूल गई थी, आई एम सो सॉरी। 2 ATP और 2 NADH आपको रिलीज होते दिखते हैं। ठीक है, ये पूरे ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP 2 NADH, ये SLP है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। ये NADH जाता है आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। ठीक है, 2 ATP SLP से बनता है और 2 NADH ये आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में मिलता है। ठीक है, तो पायरूवेट बन गया यहाँ पे। अब ये पायरूवेट आपके एक सेल ऑर्गेनल के अंदर एंट्री मारेगा। ठीक है, ये एक पायरूवेट आपके एक सेल ऑर्गेनल के अंदर एंट्री मारता है। मैं आपको ये डायग्राम बना के दिखाती हूँ एक बार। ओके, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। हम सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास ऑक्सीजन भर भर के है, जिसके पास ऑक्सीजन भर भर के है। ठीक है, आपने क्या देखा, ग्लाइकोलाइसिस में आपको SLP से 2 ATP मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से 2 NADH मिल रहा है। ये जितने भी NADH आपको मिलेंगे सब के सब माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे, सब के सब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे आते हैं, इनर मेम्ब्रेन पे, और यहाँ पे उनका होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और आप देखोगे अभी लार्ज अमाउंट में ATP प्रोड्यूस होता है, लार्ज अमाउंट में ATP प्रोड्यूस होता है। ये जो पायरूवेट है इसने एंट्री कहाँ मारी है, इसने आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे आप देखोगे तो इसने एंट्री मारी है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के ये मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये वाली जो स्पेस आपको दिख रही है, ये वाली जो स्पेस आपको दिख रही है, इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन्स के बीच की स्पेस है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, पायरूवेट आ चुकी है, अभी पायरूवेट मैट्रिक्स में आ चुकी है। पायरूवेट चलाती है एक रिएक्शन जिसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक वर्ड से आप समझते हो कि दो चीजों को लिंक करना। एक तो आपको स्टार्टिंग में ग्लाइकोलाइसिस दिख रही है, ग्लाइकोलाइसिस है जो कि पायरूवेट एंट्री करी तो यहाँ पे लिंक रिएक्शन चल रहा है, इधर भी एक प्रोसेस तो चलना चाहिए। ठीक है, पहले देखते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा है, पायरूवेट जो है ये बनाती है एसिटाइल कोए एंजाइम, एसिटाइल कोए एंजाइम। ठीक है, अब समझो यहाँ पे पायरूवेट वाज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, पायरूवेट के आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स थे, पायरूवेट के आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स थे, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट थे। अब ये जो एसिटाइल कोए है ये 2 कार्बन की मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन, कार्बन इसके पास 2 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल आप देखोगे तो 2 × 3 कार्बन, टोटल 6 कार्बन होता है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो आप एक मैथमेटिक्स लगा सकते हो कि यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, मतलब कि एसिटाइल को एक 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। भाई ग्लाइकोलाइसिस में आप देखो यहाँ 6 कार्बन थे, ग्लाइकोलाइसिस में आपके पास C6 था, पायरूवेट में C3 है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आ गए। अब पायरूवेट के पास तो आपके फिर भी 6 कार्बन है, एसिटाइल कोई के पास 2 कार्बन है, और आप बोलोगे, ऐसा बोल सकते हो आप कि 3 मॉलिक्यूल बना दो। एक बात ध्यान देना, मैंने जब बोला कि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन
यूज ही नहीं हो रहा, ऑक्सीजन यूज ही नहीं हो रहा है, तो CO2 भी नहीं निकल रहा है ना, तो कार्बन तो बैलेंस है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में अभी मैंने क्या बोला था कि भर भर के ऑक्सीजन है, भर भर के ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कराएगी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन इज अ प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन वो प्रोसेस है जहां पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 निकाल देते हैं, CO2 निकाल देते हैं। यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे CO2 निकलेगी, तो इसके 3 मॉलिक्यूल तो बिल्कुल भी नहीं बन रहे, ठीक है। यहाँ पे पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल से एक CO2 निकल रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल से 2 CO2 निकलेंगे, टोटल आपको 2 CO2 यहाँ पे बाहर मिलेंगे। मतलब क्या हुआ कि 6 कार्बन का पायरुवेट, सॉरी 2 मॉलिक्यूल है, 3-3 कार्बन के पायरुवेट्स हैं, वहां से आपने 2 कार्बन निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपके पास कितने कार्बन बच रहे हैं? टोटल 4 कार्बन बच रहे हैं। एसिटाइल कोए 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, मतलब एसिटाइल कोए के आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, टोटल 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ये कहलाता है लिंक रिएक्शन, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में भी एनर्जी निकलती है NaDH, ठीक है, प्लस H प्लस के फॉर्म में, 2 होती है ये, 2 होती है। अब यहाँ पे आता है ये 2 क्यों है? एक पायरुवेट है, आपके पास टोटल 2 पायरुवेट है ना, एक पायरुवेट का लिंक रिएक्शन चला तो एक एसिटाइल कोए बना, एक CO2 निकला, तो एक NaDH प्लस H प्लस। सिमिलरली दूसरा पायरुवेट भी सेम रिएक्शन फॉलो करेगा, दूसरा पायरुवेट भी लिंक रिएक्शन में जाएगा, दूसरा एसिटाइल कोए बनाएगा, दूसरा CO2 रिलीज करेगा, तो दूसरा NaDH प्लस H प्लस बनाएगा। तो ये समझ में आ गया, यहाँ पे 2 NaDH बन रहा है, NaDH प्लस H प्लस बन रहा है, 2 ATP बन रहा है, और लिंक रिएक्शन में भी 2 बन रहा है। अभी ये सब मैं आपको ETC में दिखाऊंगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका लिंक रिएक्शन, ठीक है। चलिए, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, लिंक रिएक्शन हो गया। अब लिंक रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस, और ऐसे कौन सा पाथवे है जिसको वो जोड़ती है? ये पायरुवेट था हमारा, ये पायरुवेट था, पायरुवेट चलाता है लिंक रिएक्शन, तो बनाता है एसिटाइल कोए, ठीक है। एसिटाइल कोए के 2 मॉलिक्यूल्स इनटू 2 कार्बन, इसके 2 मॉलिक्यूल्स इनटू 3 कार्बन, ठीक है। पायरुवेट से ये बन रहा है, यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है ध्यान रखना, 2 CO2 और साथ में 2 NaDH प्लस H प्लस, ठीक है। अब समझो, एसिटाइल कोए है, ये लिंक रिएक्शन है, पायरुवेट से एसिटाइल कोए बन रहा है। एसिटाइल कोए चलाता है एक साइक्लिक पाथवे, एक साइक्लिक पाथवे, जिस पाथवे का नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, या आप उसको बोल सकते हो क्रेब साइकिल, ठीक है। या फिर एक और नाम है इसका सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस चलता है हमारे साइटोप्लाज्म में, लिंक रिएक्शन चलता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये कहाँ चल रहा है? मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। TCA कहाँ चल रहा है? ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही चल रहा है, मतलब कि ये भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलेगा, मतलब ये भी CO2 निकालेगा, ये भी CO2 निकालेगा, ठीक है। अब समझते हैं ये जो पूरा साइकिल चलता है, मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगी, मैं आपको बस ब्रीफ बताऊंगी ये साइकिल रिलीज क्या क्या करती है, ठीक है। TCA साइकिल, ग्रेब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, इसका नाम है, मैट्रिक्स में चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में O2 के प्रेजेंस में चल रहा है, CO2 निकाल रहा है। अब समझना, एसिटाइल कोए 2 कार्बन 2 मॉलिक्यूल्स है, टोटल आपके पास 4 कार्बन है। जब आप ये पूरा साइकिल चलाते हो ना, पूरा साइकिल चलने के बाद आपको दिखेगा कि 4 CO2 रिलीज हो गया, 4 CO2 रिलीज हो गया, 4 CO2 रिलीज हो गया। लिंक रिएक्शन में 2 CO2 निकला, TCA साइकिल में 4 CO2 निकला, टोटल आपको दिख रहा है कि 6 CO2 रिलीज हो चुका है। मतलब आप जब ग्लाइकोलाइसिस चला रहे थे, आप जब ग्लाइकोलाइसिस चला रहे थे, ग्लाइकोलाइसिस में एक भी CO2 नहीं निकला, तो आपने उसको इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोला, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बोल दिया, ठीक है। सिंस ग्लाइकोलाइसिस जब आप चला रहे थे तो ग्लूकोज के पास 6 कार्बन थे, और अकॉर्डिंग टू रेस्पिरेशन आपको 6 के 6 कार्बन को निकालना था इन द फॉर्म ऑफ CO2। 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकल गया, 4 यहाँ निकल गया, हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी हो गया ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, खत्म हो गया। इस प्रोसेस में आप देखोगे कि एक एसिटाइल कोए, एक एसिटाइल कोए जब पूरा प्रोसेस चलाएगा,
एक एसिटाइल कोए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स बता देती हूँ। एक एसिटाइल कोए, आपके पास 2 एसिटाइल कोए है, ठीक है। एक एसिटाइल कोए एक टीसीए चलाएगा, ठीक है। एक टीसीए चलाएगा तो आपको टोटल यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज मिलेगा, प्लस 3 NaDH+ H+ मिलेगा, ठीक है। टोटल फिर आपको एक FeDH2 और एक GTP या ATP, बोलो आप, एक ही चीज है, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा। एक एसिटाइल कोए से एक टीसीए साइकिल चल रहा है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 NaDH+H+, एक FeDH और एक GTP+ATP। अगर ये एक एसिटाइल कोए से चल रहा है तो अगर हम इसको 2 से चलाएं तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हुआ तब, 2 एसिटाइल कोए से आपके 2 टर्न चलेंगे टीसीए साइकिल का, 2 बार वो पूरा आपको मतलब पूरा साइकिल को 2 बार चला के देगा। 2 कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिटाइल कोए से मिल रहा है तो 2 से आपको 4 मिलेंगे। NaDH+H+ आपको देखो तो आपको 6 मिलेंगे। यहाँ पे 2 FeDH2 मिलेंगे और आपको एक GTP भी 2 मिलेंगे, ठीक है। ये पूरा आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नीट में बहुत सवाल इसके आते हैं कि कैलकुलेशन आपको दे देगा, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है आपको। मैंने स्टार्टिंग में क्यों बोला कि आपको कार्बन के मॉलिक्यूल्स, कार्बन के नंबर्स और मॉलिक्यूल के नंबर ये याद रखने जरूरी है, क्योंकि ये जब याद रहेगा तो आप ये पूरा साइकिल चला सकते हो, पूरा कैलकुलेशन एक्यूरेट कर सकते हो, ठीक है। तो टीसीए साइकिल चल चुका है, टीसीए साइकिल चलने में आपको ये चीजें मिली हैं, ठीक है। आप 2 टीसीए साइकिल चलाओगे, 2 एसिटाइल कोए से, 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 आपको NaDH+H+, 2 FeDH2 और 2 GTP मिलेगा। अब आप एक बात समझो, ग्लाइकोलाइसिस चला लिया, लिंक रिएक्शन चला लिया, टीसीए चला लिया, आपको मेजरली दिखा क्या, एक ग्लाइकोलाइसिस से आपने 6 CO2 निकाल लिया, ठीक है। टीसीए पहुंचते पहुंचते तक 6 CO2 निकाल दिया, प्लस में आप ये देखो कि आपने NaDH ग्लाइकोलाइसिस में 2 बना दी थी, ठीक है। NaDH+H+ आपने ग्लाइकोलाइसिस में 2 बना दी थी, लिंक रिएक्शन में भी आपने 2 बनाया,